हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे जो रीट के एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन देगा। ये जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड का सूत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। पिछली बार भी रीट के एग्ज़ाम में इसका एक सवाल पूछा गया था कि कुछ जो है लैंग्वेज फॉर्म में आपको किसी कंपाउंड का नाम दे देते हैं और आपको उसका फॉर्मूला लिखना या फॉर्मूला जो है सही कौन सा है ये बताना होता है। चलिए, सबसे पहली बात तो अपन ये करते हैं कि फॉर्मूला लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, थोड़ी बहुत पहले से जानकारी चाहिए, और वो है इस चीज की जिसे अपन बोलते हैं रेडिकल। सबसे पहली बात है रेडिकल क्या होता है। रेडिकल यानी कि मूलक, हिंदी में अपन इसे कहते हैं मूलक। और मूलक का एक सिंपल मतलब होता है, मूलक अपन कहते हैं परमाणु या परमाणुओं का समूह। ठीक है, परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह जिस पर आवेश हो, जिस पर आवेश हो मूलक कहलाता है। दैट मीन्स एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव द चार्ज, जिसके ऊपर आवेश हो उसे अपन कहते हैं रेडिकल। रेडिकल यानी कि मूलक। ठीक है, और ये मूलक दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं धन मूलक और एक को बोलते हैं ऋण मूलक। जिसके ऊपर धनावेश हो उसे अपन बोलते हैं धन मूलक, यानी कि केटाइन। ठीक है, धन मूलक या केटाइन। और जिसके ऊपर, केटाइन का मतलब होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, प्लस चार्ज वाले को बोलते हैं धन मूलक, और जिस पर माइनस चार्ज हो उसे अपन कहते हैं ऋण मूलक। नेगेटिव चार्ज जिस पर होता है उसे बोलते हैं एनाइन। एनाइन मीन्स जिसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज हो। तो दो प्रकार के मूलक होते हैं, धन मूलक और ऋण मूलक। तो मूलक की परिभाषा क्या हुई? परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसके ऊपर चार्ज हो, आवेश हो, उसे अपन मूलक कहते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ धन मूलकों और कुछ ऋण मूलकों के नाम और सूत्र याद रखने हैं। मैं आपको वन बाय वन दोनों क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला है धन मूलक। ठीक है, पहला है ए कैटाइंस या फिर धन मूलक। ठीक है, धन मूलक कौन कौन से होते हैं? तो कुछ नाम आपको याद रखने हैं कैटाइंस के या पॉजिटिव आयंस के। ठीक है, एक सिंपल सी ट्रिक है, वो आप ध्यान रखना। नॉर्मली जो धन मूलक होते हैं उसमें नाम के पीछे IUM लगता है। ज्यादातर धन मूलकों में नाम के पीछे IUM लगता है। जैसे मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, आप इनको याद करना। जैसे Na+, तो Na+ को अपन बोलते हैं सोडियम। हमेशा ध्यान रखना, आवेश याद रखने हैं आपको कि सोडियम पे +1 होता है। दूसरा है पोटेशियम, K+, K+ इज पोटेशियम। ठीक है, Na+, K+, Li+, लिथियम। लिथियम पर भी प्लस चार्ज होता है, 1 चार्ज होता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो आवर्त सारणी का पहला वर्ग है, प्रथम वर्ग के तत्व या क्षारीय धातु एल्कली मेटल्स, उनके ऊपर +1 चार्ज ही होता है, चाहे वो लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो या सीजियम हो। ठीक है, कुछ और देखते हैं। कैल्शियम Ca+2, Ca+2 को बोलते हैं कैल्शियम। ठीक है, और कैल्शियम पे +2 होता है। या आप यूं ध्यान रख सकते हो कि जो आवर्त सारणी का जो सेकंड वर्ग है, सेकंड कॉलम जो है, जिसे अपन क्षारीय मृदा धातु एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, उनके ऊपर हमेशा +2 चार्ज होता है। जैसे कैल्शियम है या जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम पर भी +2 चार्ज होता है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ठीक है, ऐसे ही और भी होते हैं, जैसे कि बेरियम। बेरियम भी सेकंड वर्ग का है, Ba+2 को बोलते हैं बेरियम। एक होता है Be+2 को बोलते हैं बेरिलियम। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान रखना। अगर Be है तो बेरिलियम, बेरिलियम, और Ba है तो बेरियम। दोनों पर धनावेश होता है, +2 चार्ज होता है। कुछ और धन मूलक है जो आप ध्यान रखिएगा। एल्यूमिनियम, हमेशा ध्यान रखें, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम +3। ठीक है, ये तो वो हैं जिनके ऊपर आवेश जो है
वो चेंजेबल नहीं होता, चार्ज जो है वो वेरिएबल नहीं होता, फिक्स्ड चार्ज होता है जो इनके ऊपर है। जैसे कुछ और है फिक्स्ड चार्ज वाले, लाइक NH4+। NH4+ को अपन कहते हैं अमोनियम, है ना, अमोनियम आयन, ये है अमोनियम आयन NH4+। ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर दो अलग अलग चार्ज हो सकते हैं, जैसे कभी +1 तो कभी +2, या कभी +2 तो कभी +3। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा ट्रिक है जो आपको याद रखना है। जैसे एक Fe+2 होता है और एक होता है Fe+3। आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई एक से ज्यादा प्रकार का आवेश रखता है तो जो छोटा आवेश होता है उसके पीछे अस आता है, अस OUS, और जो बड़ा होता है उसके पीछे इक आता है। जैसे Fe+2 और +3 में +2 छोटा है तो अस आ जाएगा, तो इसके लिए लिखेंगे फेरस, फेरस OUS, फेरस। और अगर बड़ा है उसी का चार्ज कोई दूसरा है जो बड़ा चार्ज है तो इक आता है, IC, इक। जैसे कि Fe+3, तो Fe+3 को क्या लिखेंगे अपन? फेरिक, फेरस, फेरिक, है ना। जैसे कॉपर है तो Cu+1, कॉपर पे +1 भी होता है और कॉपर पे +2 भी होता है। अगर कॉपर +1 में है तो अपन लिखते हैं Cu+, Cu+। और अगर कॉपर +2 में है तो अपन लिखते हैं क्यूप्रिक, कॉपर +2 क्यूप्रिक। क्लियर? इस तरीके से बहुत सारे ऐसे आयन होते हैं जिन पे +2, +4 या +2, +1 इस प्रकार का चार्ज होता है। जैसे मैं आपको और बताता हूं, एक होता है मरकरी, मरकरी पे +1 भी होता है और मरकरी पे +2 भी होता है, और मरकरी का सिंबल होता है Hg, है ना। इसको अपन यहां लिखते हैं आगे से, मरकरी का सिंबल होता है Hg। तो Hg दो प्रकार के हैं, मरकरी Hg+1, +1 को अपन बोलते हैं मर्क्यूरस, OUS, और एक होता है Hg+2, +2 वाले को अपन बोलते हैं मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। क्लियर? जैसे टिन, टिन होता है Sn+2 और एक होता है टिन Sn+4। जो +2 वाला है उसे बोलते हैं स्टेनस, स्टेनस, और जो +4 वाला होता है उसको बोलते हैं स्टेनिक, स्टेनिक। क्लियर? तो ये कुछ आयन्स हैं जो धनावेशित आयन होते हैं और उनके ऊपर हमेशा चार्ज प्लस होता है, और उनका यह आवेश आप याद रखना नाम के साथ में। क्लियर? जैसे मैं कुछ और बताऊं आपको, जैसे जिंक है तो जिंक पे हमेशा +2 चार्ज होता है और इसको बोला भी क्या जाता है? जिंक ही बोला जाता है। कुछ चीजें होती है जिनको कोई स्पेशल नाम नहीं दिया जाता, उनका जो नाम है वो ही लिखते हैं। जैसे कि सिल्वर, तो सिल्वर Ag को बोलते हैं और Ag पे हमेशा प्लस चार्ज होता है, और उसको बोलते वक्त भी, नाम लिखते वक्त भी अपन इसका नाम सिल्वर ही लिखते हैं। गोल्ड, गोल्ड को लिखते हैं अपन Au+, Au+ मीन्स गोल्ड, तो इसको लिखते वक्त भी इसको औरम भी लिखा जाता है या इसको गोल्ड भी लिखते हैं। गोल्ड को बोलते हैं औरम, गोल्ड या औरम, तो लिखते वक्त इसको औरम या गोल्ड ही बोलते हैं, जैसे गोल्ड क्लोराइड या औरम क्लोराइड। क्लियर? तो ये कुछ धनायनों के नाम हैं, पॉजिटिव आयन जिन्हें अपन धन मूलक कहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ ऋण मूलकों के नाम, कुछ नेगेटिव आयन्स के नाम, और उनको भी क्या तरीका है, क्या ट्रिक है आपके पास उनको याद करने की। तो नंबर 2 बी, एनाइन, कैटाइन के बाद है एनाइन, एनाइन यानी कि ऋण मूलक, ऋणात्मक मूलक जिन पर माइनस चार्ज होता है उनको बोलते हैं एनाइंस। क्लियर? अब देखते हैं कुछ एनाइनों के नाम। सबसे पहला हैलाइड से अपन स्टार्ट करते हैं, हेलोजन से। तो हेलोजन में 4 हेलोजन हैं और चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है F-1 फ्लोरीन, जिसको अपन बोलते हैं फ्लोराइड। आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, जो भी ज्यादातर ऋणात्मक मूलक हैं उनके नाम के पीछे IDE या ATE लगता है। ठीक है, ज्यादातर में IDE या ATE लगता है, तो अपने आप पता चल जाएगा, नाम आपको जल्दी से याद। जैसे फ्लोरीन तो फ्लोराइड, है ना। जैसे क्लोरीन Cl-1, तो क्लोरीन को बोलते हैं क्लोराइड, -1 चार्ज है, IDE आता है नाम के पीछे। जैसे ब्रोमाइड, ब्रोमीन, ब्रोमीन भी -1 होता है, इसको लिखा जाता है ब्रोमाइड। आयोडीन, आयोडाइड,
आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है, ये चारों हेलोजेंस कहलाते हैं। अपन आगे खूब पढ़ेंगे इनके बारे में, आवर्त सारणी जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तब। और देखें कुछ ऋणायन हैं, जैसे कि H माइनस, हाइड्रोजन माइनस को बोलते हैं हाइड्राइड, H माइनस इज हाइड्राइड। और OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड, OH माइनस को बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH माइनस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब उसमें OH माइनस आएगा। ठीक है, CN माइनस, CN माइनस को बोलते हैं साइनाइड। ये आपको आवेश के साथ में याद रखना है। एक दो बार आप जब इस लेक्चर को बार बार देखेंगे, एक दो बार, तो आपको ये याद हो जाएंगे। और मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल जो है करवाऊंगा, तो उससे अपने आप ही आपको ये याद हो जाएंगे कि किस आयन के ऊपर कितना आवेश होता है और उसे क्या बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रिक। जब किसी ऋणायन में एक से ज्यादा प्रकार के ऋणायन हों, एक ही तत्व के एक से ज्यादा ऋणायन हो, एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा ऋणायन हैं परमाणु के, तो उस कंडीशन में अपन सबसे छोटे के पीछे IDE, उससे बड़े के पीछे ITE, इट, और उससे बड़े के पीछे ATE, एट यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सल्फर S-2, ठीक है, एक होता है SO3-2 और एक होता है SO4-2। इसको -2 लिखें या 2- लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। S-2 सबसे छोटा, तो IDE, यानी नाम के पीछे IDE आएगा तो नाम हो गया सल्फाइड। SO3-2, एक ऑक्सीजन, दो जो है ऑक्सीजन बढ़ गए, ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, तो सल्फाइट, सल्फाइट ITE। और SO4-2 को बोलते हैं सल्फेट, है ना। तो जो सबसे छोटा है, यानी जिसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, उसके पीछे IDE, जिसमें थोड़े बहुत ऑक्सीजन आ गए उसमें ITE, और जिसमें और ऑक्सीजन ज्यादा आ गए, सबसे ज्यादा, उसमें ATE, जैसे सल्फेट। और देखें नाइट्रोजन से रिलेटेड भी बनते हैं, जैसे N-3, एक होता है NO2-1 और एक होता है NO3-1। नाउ N-3 को क्या बोलते हैं, N-3 को बोलते हैं नाइट्राइड। N-3 मीन्स नाइट्राइड, IDE, नाइट्राइड। NO2-1 और थोड़े ऑक्सीजन बढ़ गए तो नाइट्राइट। ये बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट के, तो आप इसको क्लियर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ये। और NO3-1 को बोलते हैं नाइट्रेट, ATE, नाइट्रेट। क्लियर। तो नाइट्राइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट, ये सब ऋण मूलक है। और मैं आपको बहुत सारे ऋण मूलक बताता हूं। नेक्स्ट देखें, ऋण मूलक में एक और कार्बन से रिलेटेड ऋण मूलक होता है, जिसको अपन बोलते हैं कार्बन का ऑक्सिलेट। ठीक है, नेक्स्ट है ऋण मूलक में ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट को अपन लिखते हैं C2O4-2। C2O4-2 को कहते हैं ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट, C2O4-2। मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर करना चाहूंगा अगले एग्जाम्पल में, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे और आप कंफ्यूज ना हो, और वो आगे काम भी आएगा। देखो, ये जो मैं -2 या +2 या जो भी ऊपर लिख रहा हूं ना, ये एक्चुअल में पूरे के पूरे आयन के ऊपर का आवेश होता है। जैसे ये ऑक्सिलेट मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, आप इस ऑक्सिलेट को ऐसे भी लिख सकते हैं C2O4-2। वास्तव में लिखने का तरीका तो यही होता है, C2O4-2, मतलब पूरे आयन के ऊपर -2 चार्ज है, तभी आप अणु बनाना सीखेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है, कंपाउंड का जो फॉर्मूला है, वो तभी सीखेंगे। तो ये टोटल होल के ऊपर चार्ज है। जैसे SO4, तो SO4 होल के ऊपर -2। क्लियर। और भी मैं आपको बताता हूं, जैसे CO3-2, तो या ऐसे लिखो इसको, या फिर इसको ऐसे लिखो तो ज्यादा बेटर है, CO3-2, मतलब पूरे CO3 पे -2 चार्ज है। और CO3-2 को अपन बोलते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट इज CO3-2। बोरेट, बोरेट इज BO3, BO3-3, BO3-3, BO3-3 को बोलते हैं बोरेट, बोरेट, BO3-3। फॉस्फेट,
PO4 माइनस 3, चाहे ऐसे लिखो या PO4 माइनस 3 लिखो, लिखने का फर्क है बस, लेकिन ज्यादा सटीक ये है, ब्रैकेट के ऊपर अपन लिखते हैं -3। तो PO4 माइनस 3 इज फॉस्फेट। फॉस्फेट क्लियर। P माइनस 3 को बोलते हैं फॉस्फाइड। फॉस्फाइड P माइनस 3 फॉस्फाइड। PO4 माइनस 3 फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो वो फॉर्मूले कैसे बनेंगे वो अभी अपन पहले इन सबको एक बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको खूब सारे एग्जाम्पल बताऊंगा और कुछ आपको मैं करने के लिए भी दूंगा सेल्फ स्टडी के लिए कि आप जो है उनके फॉर्मूले बनाएं। चलिए और बढ़ते हैं, कुछ और जो है बढ़िया एग्जाम्पल जो थोड़े से टिपिकल एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी आप ध्यान रखना, जैसे FeCN होल 6 माइनस 4। FeCN होल 6 माइनस 4 को बोलते हैं फेरोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? फेरोसाइनाइड। और एक होता है FeCN साइनाइड है ये, होल 6 माइनस 3, अगर -3 चार्ज हो तो बोलते हैं फेरीसाइनाइड। फेरीसाइनाइड। तो एक होता है फेरोसाइनाइड, एक होता है फेरीसाइनाइड। फेरोसाइनाइड इज FeCN होल 6 माइनस 4 और फेरीसाइनाइड मीन्स FeCN होल 6 माइनस 3। अब देखो मैग्नेट और पर मैग्नेट को, एक होता है MnO4, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये तो, MnO4 माइनस 1, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट, तो MnO4 माइनस 1 को बोलते हैं पर मैग्नेट। पर मैग्नेट MnO4 माइनस 1। और एक होता है MnO4 माइनस 2। MnO4 माइनस 2 को बोलते हैं मैग्नेट, पर हटा दो इसके तो बन जाएगा मैग्नेट। ठीक है, पर मैग्नेट की जगह मैग्नेट। और देखें अपन कुछ आयंस जैसे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट आयन कौन सा होता है? डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 माइनस 2। Cr2O7 माइनस 2 को बोलते हैं डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट Cr2O7 माइनस 2। और एक होता है क्रोमेट। क्रोमेट बोलते हैं CrO4, क्रोमियम होता है Cr, क्रोमियम, CrO4 माइनस 2। CrO4 माइनस 2, एक तो होता है Cr2O7 माइनस 2 डाइक्रोमेट, दो क्रोमियम इसलिए डाई, और एक ही क्रोमियम है तो नाम हो जाएगा क्रोमेट। ये क्रोमेट। क्लियर। और कुछ आयंस बताऊं मैं आपको, तो कुछ और एग्जाम्पल हैं, थोड़े टिपिकल से एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी ध्यान रखना। सिलिकेट। सिलिकेट क्या होता है? सिलिकेट होता है SiO3 माइनस 2। SiO3 माइनस 2 को बोलते हैं सिलिकेट। ठीक है, SiO3 माइनस 2 इज सिलिकेट। एक होता है परक्लोरेट, एक होता है क्लोरेट, एक होता है क्लोरेट की जगह क्लोर जो है क्लोरेट, एक होता है हाइपोक्लोरेट, लेकिन इनमें से जो काम का है वो है परक्लोरेट। तो आप परक्लोरेट ध्यान रखना। परक्लोरेट क्या होता है? ClO4 माइनस 1। ClO4 माइनस 1, ClO4 माइनस 1 को बोलते हैं पर क्लोरेट। ठीक है, हाइपोक्लोरेट, परक्लोरेट। तो ये परक्लोरेट आप ध्यान रखना, जैसे सोडियम परक्लोरेट या पोटेशियम परक्लोरेट, मैग्नीशियम परक्लोरेट। तो परक्लोरेट होता है ClO4 माइनस 1। ये जितने भी मैंने आयंस लिखे ये सब है ऋणायनों के नाम, नेगेटिव आयंस के नाम। अब आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा और किस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। पहला एग्जाम्पल है, आपको एक नाम दिया हुआ होगा, जैसे मैंने एक नाम लिख दिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र होगा। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या बनेगा? तो आपको जो दो आयंस दे रखे हैं वो दो आयंस आप लिख दीजिए। सबसे पहला है मैग्नीशियम, और अभी अपन ने पढ़ा उस पर +2 चार्ज होता है, वो चार्ज वाइज लिख दीजिए जैसा है। दूसरा कार्बोनेट, अपने अभी कार्बोनेट भी पढ़ा, कार्बोनेट होता है CO3 माइनस 2। ठीक है, दोनों को अलग अलग लिखने के बाद
आपको क्या करना है, अगर इनके चार्ज, इनके आवेश अगर किसी संख्या से कटते हों, मेरे कहने का मतलब है सिंप्लीफिकेशन होता हो चार्ज का, किसी संख्या से कट जाए तो काट दीजिए। जैसे यहाँ पर +2 और -2 है, दैट मीन्स चार्ज का रेशियो है 2 एंड 2, जो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो रहेगा 1:1। अगर ये कट रहा हो तो काट के ही लिखा जाता है, सिंप्लीफाई किया जाता है उसको। अगर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है सिंप्लीफाई करने की, ठीक है, जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। तो अब ये हो गया 1:1। जो ये नंबर्स आ रहे हैं इनको आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब जो मैग्नीशियम का चार्ज है वो कार्बोनेट के नीचे आएगा और जो कार्बोनेट का चार्ज है वो मैग्नीशियम के नीचे आएगा, लेकिन 1 यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। तो 1 नहीं लिखा जाता है, इसका मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया, MgCO3। ठीक है, मैंने 3 बातें आपको बताई है। सबसे पहला, दोनों को अलग अलग कैटायंस और एनायंस की फॉर्म में लिख दो। फिर उनका आवेश अगर सिंपल होता हो तो सिंप्लीफिकेशन कर दो, सरल कर दो उनको, और फिर उसके बाद में उस आवेश का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो कर दीजिए। अगर वो आवेश 1:1 है या 1 है तो 1 वहां पर नहीं लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ ऐसे लिखेंगे Mg1CO3 1। क्लियर, इस तरीके से अपन इसको लिखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, और एग्जाम्पल नंबर 2 इस बार आपको दे दिया, जैसे सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट का सूत्र होगा, तो सोडियम फॉस्फेट यानी कि 2 चीजें हैं इसमें, एक है Na+ और एक है PO4-3। PO4-3 होल -3 लिख दिया अपन ने इसको ऐसे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, जो चार्ज है वो देख लीजिए आप, इसके ऊपर है 1 और इसके ऊपर है 3, है ना। उसका नंबर आगे का जो साइन है वो हटा दीजिए, प्लस है माइनस है कोई मतलब नहीं है उससे। तो ये 1:3 में है। अब अगर ये 1:3 में है तो कोई चीज से, कोई संख्या से ये इजी नहीं हो रहा है, आप इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। Na के नीचे आएगा 3 और फॉस्फेट के नीचे आएगा 1, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता है तो फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम Na3, और फॉस्फेट नहीं लिखा जाता है 1, तो PO4 होल 1 नहीं लिखना है, PO4 Na3PO4। अगर यहाँ 2 या 3 या 4 होता तब अपन लिखते PO4 होल ट्वाइस या होल ट्राइस या होल थ्राइस या होल जो है 4, इस प्रकार से। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे आपको दे दिया मैग्नीशियम जो है आगे दे दिया बोरेट। अब आपको मैग्नीशियम बोरेट को लिखना है। मैग्नीशियम बोरेट को लिखना है तो पहले दोनों के सिंबल को उठा लीजिए। मैग्नीशियम यानी कि Mg+2, बोरेट यानी कि BO3, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया BO3-3 को बोरेट बोलते हैं, ठीक है। अब इनको पहले देखो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं, तो अब आप इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो ऋणायन की संख्या है वो धनायन के नीचे, जो धनायन की संख्या है वो ऋणायन के नीचे लिखी जाएगी। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा Mg3, Mg के नीचे 3 और ब्रैकेट BO3। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा कर देते हैं और BO6 लिख देते हैं, तो गलत हो जाएगा। ये BO3 पूरा ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के नीचे कुछ लिखा जाएगा। जैसे ये 2 है तो BO3 होल ट्वाइस। तो मैग्नीशियम बोरेट का फॉर्मूला होगा Mg3 BO3 होल ट्वाइस। क्लियर। और एग्जाम्पल पे डिस्कस करते हैं, फोकस करते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 है आपका, लाइक पोटेशियम जो है फेरोसाइनाइड, मान लो दे दिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये है पोटेशियम और फेरोसाइनाइड। अगर आपको बस ये नाम और उनके ऊपर के आवेश पता है ना तो बहुत इजी है ये तो, और इजीली आप एक क्वेश्चन को आराम से सही कर लोगे। ये एग्जाम में मोस्टली पूछते हैं इसको, रीट लेवल हुआ या अपन 10th लेवल बोर्ड की बात करते हैं तो उसमें भी इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। RS लेवल पे बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। चले इसमें देखें, पोटेशियम हो गया K+ फेरोसाइनाइड। नाउ अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था फेरोसाइनाइड इज FeCN होल 6 -4। -4 वाले को बोलते हैं फेरो, -3 वाले को बोलते हैं फेरिक, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे करेंगे, इसके ऊपर है 1 और इसके ऊपर है 4।
कोई इजी नहीं हो रहा है, ये कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 4 आएगा पोटेशियम के नीचे और 1 आएगा FeCN होल 6 के नीचे, लेकिन उसको नहीं लिखा जाता है, और नहीं लिखा जाता है तो सीधा फॉर्मूला बन जाएगा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा K4 ब्रैकेट FeCN होल 6। 1 नहीं लिखा जाता है तो ये आपका आंसर हो गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, वो आप सेल्फ सॉल्व करना उनको। इस पर एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूं जो थोड़ा डिफरेंट है, उसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, वो आप सेल्फ करना। एग्जाम्पल नंबर 5, ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए देखते हैं, ये है एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिया है लेड एसीटेट। नाउ एसीटेट वाला केस मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा अच्छा केस है, कंपटीशन लेवल पे पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के केस, तो मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट भी है। दे रखा है लेड एसीटेट, लेड एसीटेट का फॉर्मूला लिखिए। तो इन दोनों ही नई चीजें दी है जो मैंने आगे लेक्चर में आपको नहीं बताई जानबूझ के, ताकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में इसको बता सकूँ। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका जो है माइंड कॉन्सेंट्रेट रहेगा। लेड एसीटेट, अब लेड जो होता है ना, ये बोलते हैं अपन पीबी को, PB+2 को बोलते हैं लेड ज्यादातर। PB 2 होते हैं, PB+2, PB+4। ठीक है, +4 अनस्टेबल होता है, ज्यादा होता है तो ज्यादातर PB को +2 की फॉर्म में ही लिखते हैं अपन। तो PB+2 यानी कि लेड प्लम्बर्स कह सकते हो आप इसको, और +4 को प्लम्बिक। और एसीटेट होता है CH3COO-1 होल -1। ठीक है, CH3COO-1 को एसीटेट बोलते हैं, CH3COO-1 एसीटेट। एकमात्र ऐसा आयन है एसीटेट, ऐसा ऋणायन है। ज्यादातर क्या होता है, एक रूल होता है, IUPAC का एक रूल सेट किया हुआ है कि जब भी आप किसी कंपाउंड का नाम लिखते हो, किसी यौगिक का नाम लिखते हो, तो धनायन पहले आता है, ऋणायन बाद में आता है हमेशा। आप देखें सोडियम क्लोराइड तो सोडियम पहले आएगा, पोटेशियम नाइट्रेट तो पोटेशियम, तो हमेशा धनायन पहले आता है, ऋणायन बाद में आता है। लेकिन एसीटेट एक ऐसा केस है, जब इसको अपन लिखते हैं उस समय पहले ऋणायन को लिखते हैं और बाद में धनायन को लिखते हैं। वो कारण ये है कि इसकी पीछे की वैलेंसी फ्री है ना, O CH3C डबल बॉन्ड O-, तो इसलिए इसको पीछे की तरफ नहीं लिख करके आगे लिखा जाता है। खैर आप देखिए, ये 2 है और ये 1 है, मतलब एसीटेट के नीचे आएगा 2 और लेड के नीचे आएगा 1। एक तो अपन लिखेंगे नहीं, तो सीधा फॉर्मूला क्या बन गया, पहले लिखेंगे एसीटेट CH3COO होल ट्वाइस PB, ये हो गया लेड एसीटेट। बात समझ में आ गई। तो एसीटेट को लिखते वक्त पहले एसीटेट को लिखना होता है हमेशा, और बाद में जो है धनायन को लिखना होता है। ये एसीटेट वाले केस में लिखा जाता है। आप लिखने में इसको ऐसे भी लिख सकते हो, PB फिर CH3COO होल ट्वाइस, लेकिन ज्यादा बेटर तरीका लिखने का ये है, एसीटेट पहले फिर उसके बाद में धनायन बाद में आएगा। क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सेल्फ सॉल्व करना। निम्न यौगिकों के सूत्र लिखिए। ठीक है, गिव्स दी formula of following compounds। निम्न यौगिकों के सूत्र लिखिए। आपको मैं एक और बात याद दिला दूं, ठीक है भैया, देखो ये चीजें उल्टा भी करके पूछ सकते हैं आपको, तो दिक्कत नहीं है, वो तो नाम से ही सीधा पता चल जाता है। उल्टा क्या मीन्स, आपको फॉर्मूला दे दिया, नाम पूछ लिया, तो वो तो सीधा ही पता चल जाता है, देखते ही पता चल जाएगा। फॉर्मूला दिया हुआ है, नाम बोलना है तो नाम 4 में से एक होगा। जैसे ये है ना नाम, जैसे ये है, कोई भी एक नाम उठा लो, मैग्नीशियम, जैसे ये लिखा Mg3BO3, तो Mg मीन्स मैग्नीशियम, BO3 मीन्स बोरेट, मैग्नीशियम बोरेट। तो नाम में कुछ ज्यादा नहीं। सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, तो Na3 को क्या बोलते हैं, सोडियम फॉस्फेट। ऐसे नहीं बोलेंगे ट्राई सोडियम फॉस्फेट या डाई सोडियम फॉस्फेट, या इस प्रकार से नहीं बोलते, सीधा सोडियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो नाम वाला उल्टा केस ज्यादा इजी है, उसमें कुछ खास नहीं है, बस नाम लिखने के लिए आपको सारे धनायन और ऋणायन के नाम याद करने हैं। चलिए क्लास पॉइंट पे पढ़ते हैं अपन। आपको मैं कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो आप सेल्फ सॉल्व करना। जैसे नंबर 1 सोडियम परऑक्साइड, ठीक है, साथ में मैं इनकी कुछ चीजें बता भी दूंगा आपको। सोडियम परऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2 एल्यूमिनियम नाइट्राइड
नाइट्राइड। ये आप लोग सेल्फ करना और मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स में आप नाइट्राइड, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके इनके आंसर भी सेंड कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और मैं जब उनके आंसर्स दूंगा तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फाइट, एल्यूमिनियम सल्फाइट। नंबर 4, फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट, ठीक है। नंबर 5, मैग्नीशियम डाइक्रोमेट, मैग्नीशियम डाइक्रोमेट। तो ये एग्जाम्पल जो है वो आप खुद सेल्फ देखना इनको किस प्रकार से किया जा सकता है। इनमें सिर्फ एक ही बात है जो मुझे बतानी है आप लोगों के लिए, ठीक है। वो है 2-3 प्रकार के और ऋणायन हैं जो आप ध्यान रखना। जैसे मैंने क्वेश्चन में जानबूझ के दिया ताकि आप इसके लिए कुछ इधर उधर खोजें, वो आपको यही मिल जाएगा। सबसे पहले O-2, एक होता है O2-2 और एक होता है O2-1, ठीक है। द लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट वन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। O2-2 को बोलते हैं ऑक्साइड, जैसे लेड ऑक्साइड PbO, है ना, लेड ऑक्साइड PbO, जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O, तो ऑक्साइड। O2-2 को बोलते हैं पर ऑक्साइड। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन जो दिया है उसी को एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने दिया है कि पर ऑक्साइड का मतलब क्या होगा, O2-2। और O2 अगर -1 है तो उसको बोलते हैं भैया सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड इज O2-1। पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड। जैसे फेरिक ऑक्साइड, आपको बोल दिया फेरिक ऑक्साइड क्या होगा, तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र लिखिए। तो फेरिक क्या हो गया, फेरिक हो गया Fe+3, ऑक्साइड क्या हो गया -2, यानी ये 3 है और ये 2 के अनुपात में है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 Fe के नीचे 3 ऑक्सीजन के नीचे, फॉर्मूला बन गया Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, जिसे अपन जंग लगा हुआ लोहा भी कहते हैं। जंग का सूत्र Fe2O3.XH2O, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।